आज अनसुने दस्ताने में हम कहानी बताने जा रहे हैं 2008 के उस हत्याकांड की जिससे पूरा मुंबई शहर उठा था। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार जो है नीरज ग्रोवर, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम किया करता था और मारिया से प्यार करता था। दूसरा किरदार माफिया मोनिका सुसाईराज, कन्नड़ एक्ट्रेस जो हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची थी। तीसरा किरदार लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू, मारिया के बॉयफ्रेंड जिसने उनकी सगाई होने वाली थी। 26 साल के नीरज ग्रोवर एक रोज अचानक गुमशुदा हो गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुराज के घर शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। कई घंटे बीते, फिर एक दिन और फिर हफ्ते, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिली। नीरज ने ढूंढने के लिए पूरे शहर भर में पोस्टर चिपकाए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन की जानकारी एक मोबाइल नेटवर्क टावर से मिली। उस एक कॉल ने पूरे भीष्म हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एक्ट्रेस मारिया सुसा इराज की। फिर वो खुलासे हुए, उसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। नीरज की हत्या हुई थी, उनकी लाश के सामने हत्यारों ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर चंद घंटों बाद उनकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए। मैसूर मैसूर के निष्क्रिय परिवार में जन्मी मारिया मोनिका स्वराज बचपन से ही नाचने गाने में अव्वल थी। पिता एक कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे, जबकि चाचा नगर निगम के कर्मचारी थे। स्कूल में के कल्चर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए मारिया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। जब घर वाले शादी का दबाव बनाने लगे तो एक रोज मारिया ने मैसूर स्थित अपना घर छोड़ दिया और बेंगलुरु आकर बस गई। बेंगलुरु में लगातार प्रोड्यूसर के दफ्तरों में चक्कर काटते हुए उन्हें कन्नड़ सिनेमा में जगह मिली। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद मारिया को साल 2002 में कन्नड़ सिनेमा में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बतौर लीड फिल्म शूट में काम मिला। फिल्म के जरिए उन्हें सराहना तो मिली, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इस एक काम के बाद उन्हें चंद और फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिका निभाने लगी, लेकिन मारिया जनरल सिनेमा में नहीं बल्कि पूरे भारत में पहचान बनाना चाहती थी। जब कन्नड़ सिनेमा में उन्हें काम मिलना कम हुआ तो उन्हें मुंबई का रुख किया। मारिया अक्सर ऑडिशन देने मुंबई जाया करती थी। एक दिन ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर की मुंबई में अच्छी पकड़ थी। उन्हें शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और कहानी हमारे भारत की जैसे शो का हिस्सा रह चुके थे। साल 2008 में वो एकता कपूर के पॉपुलर प्रोड्यूसर हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स में जुड़कर काम कर रहे थे। ऑडिशन के दौरान हुई मुलाकात के बाद नीरज और मारिया ने नवंबर एक्सचेंज किए और फिर दोनों से बात होने लगी। नीरज ने मारिया से कहा कि वो बेहद खूबसूरत है और उन्हें काम ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाब में मारिया ने कहा कि उनकी मुंबई में कोई पहचान नहीं है जिससे उन्हें काम मिल रहा है। मारिया की बात सुनकर नीरज ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और उनका बालाजी टेलीकॉम में ऑडिशन अरेंज करवाया। वो इन ऑडिशन के लिए अक्सर मुंबई आया करती थी। समय के साथ मारिया नीरज से ज्यादा घुलने मिलने लगी थी, जबकि वो पहले ही मैसूर में रहने वाले मैथ्यू के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, जिसने उनकी सगाई भी होने वाली थी। जेरोम इंडियन आर्मी में थे और उस समय वो पुणे में पोस्टेड थे। बड़ी हीरोइन बनने का काम मिलने का ख्वाब देखने वाली मारिया ने नीरज को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो पहले से रिलेशनशिप में हैं, और समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और एक रोज मारिया ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें अपने घर में जगह दी। दोनों की इस दोस्ती के कई महीने हो चुके थे, लेकिन नीरज की तरफ से मारिया को कोई काम नहीं मिल रहा था। नीरज ने अपने दोस्तों को बताया कि कन्नड़ एक्ट्रेस के कारण मारिया के ऑडिशन रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मारिया को ठेस न पहुंचे, इसलिए वो अक्सर उनके सामने काम न मिलने के नए नए बहाने बना दिया करते थे। नीरज ने के घर में रहते हुए मारिया की उनके दोस्तों ने से भी अच्छी दोस्ती हो गई। वो अक्सर नीरज के दोस्तों से पूछा करती थी कि कहीं नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं ये कास्टिंग काउच की तरह तो नहीं है। दोस्त अक्सर मारिया को समझाते थे कि नीरज उन्हें काम दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बीच जब मारिया अपने बॉयफ्रेंड
जेरोम मैथ्यू से बात करती हैं तो नीरज का जिक्र होने पर बस यही कहा करती थी कि नीरज उन्हें एक तरफा प्यार करते हैं और वो उन्हें दोस्त मानती है। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी। करीब एक हफ्ते बाद नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज क्वालिटियर अपार्टमेंट का फ्लाइट नवंबर 2001 के 201 किराए पर ले लिया था। 7 मई 2008 नीरज मारिया को नीरज का फ्लाइट छोड़कर मलाड स्थित फ्लाइट में शिफ्ट होना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि मारिया की शिफ्टिंग में मदद करवाने जा रहे हैं। करीब 10 बजे वो घर से निकल गए। अगली सुबह नीरज के दोस्त ने उन्हें नंबर पर कॉल किया तो मारिया ने रिसीव किया। मारिया ने उन्हें दोस्त लाल को बताया कि नीरज रात 1:30 बजे घर से निकल चुके थे और हड़बड़ी में फोन उन्हें फ्लाइट में छोड़ दिए। कुछ घंटे और बीते लेकिन नीरज फ्लाइट में न आए और लेने फोन लेने पहुंचे। नीरज से बात न होने पर उनके परिवार और काम से जुड़े लोग उनके दोस्त लाल को कॉल कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार लाल 8 मई की शाम मारिया के फ्लाइट में पहुंचे। जब उन्हें मारिया से पूछा कि वो किसके साथ निकले तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। आखिरकार दोनों ने सोच विचार करने के बाद मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नीरज का फोन जब्त कर उसकी तलाश शुरू कर दी। मामले में उनके करीबियों से पूछताछ हुई लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। 2 दिन बाद उसके परिवार वालों भी कानपुर में से मुंबई आ गए। चंद दिनों में हफ्तों में बदल गए लेकिन नीरज का कोई खबर नहीं मिला। उनके परिवार वालों ने उन्हें पोस्टर छपवाए जिसमें बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो सका। 2 हफ्ते बीते तो एक पुलिस ने मामले में जुड़े लोगों को कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड में सामने आया कि 8 मई शाम नीरज को फोन पर एक कॉल आया था जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर से रिकॉर्ड मिलने पर बाद पुलिस का पहला शक मारिया सुसाराइज पर गया क्योंकि शिकायत से पहले ही तक नीरज का मोबाइल मारिया के पास ही था। पुलिस ने मारिया को शक हुए बिना उनके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। जब मारिया ने कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 8 मई 2020 तक मारिया और उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे। ये कोई आम बात नहीं थी। कॉल रिकॉर्ड और जेरोम के उस रात मुंबई में ही होने से पुलिस का मारिया पर शक और पुख्ता हो गया। इसलिए सिलसिले में मारिया और उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। मारिया ने बयान में वही कहानी बताई जो उन्हें पहले बताई गई थी। वही जेरोम ने कहा कि वो आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। पुलिस ने आर्मी सेंटर के जेरोम के बयान में कंफर्म नहीं किया। हालांकि उन्हें शक पर की बिना पर जांच जारी रखी। जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा की तो उन्होंने चौंका देने वाला खुलासा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 8 मई की शाम को मारिया और उनका बॉयफ्रेंड मैथ्यू कुछ बैग में भारी सामान ले जाते दिखे थे। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया की गिरफ्तारी की। मारिया लगातार अपने बयान बदलती रही लेकिन जब सख्ती की गई तो वो टूट गई। मारिया जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। मारिया ने इकबाले जुर्म बताया कि 8 मई को ही नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को शिफ्टिंग के मदद करने बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आया। जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रहे नीरज की आवाज़ सुनी तो वो भड़क गए क्योंकि उन्हें लगता था कि नीरज के इरादे मारिया के लिए ठीक नहीं है। जेरोम मैथ्यू को गुस्सा होते देख मारिया ने उन्हें समझाया कि वो दोस्त होने के नाते सिर्फ मदद करने आया है। डिनर के बाद वो उसे चलता कर देगी। जवाब में जेरोम ने कहा कि अगर नीरज उसके साथ रुका तो ठीक नहीं होगा। अगले दिन 8 मई को मारिया के फ्लाइट की डोरबेल बजी थी। चंद सेकंड तक मारिया दरवाजे पर नहीं पहुंची तो बार-बार डोरबेल बजने लगी। हड़बड़ में जब उन्हें दरवाजा खोला तो देखा कि जेरोम दरवाजे पर खड़ा था। उन्हें देखते ही मारिया डर गई क्योंकि उस समय नीरज उनके घर पर ही था। जेरोम फ्लाइट में अंदर घुस आया। मारिया ने उन्हें बेडरूम में जाने से रोका लेकिन जेरोम ने उन्हें धक्का दे दिया। जैसे ही जेरोम कमरे में दाखिल हुआ देखा कि नीरज उनके बिस्तर पे थे और देखते ही नीरज को पीटना शुरू कर दिया। नीरज ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जेरोम झगड़े के बीच किचन से चाकू
ले आए जिससे उन्होंने नीरज पे कई बार वार किए। जेरोम के कपड़े खून से सन चुके थे, कमरे में हर तरफ खून से छींटे और धीरे-धीरे नीरज की सांसें थम रही थी। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई शुरू कर दी, खून को साफ किया, चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी को खून पूरी तरह साफ कर दिया। कुछ घंटे तक नीरज की लाश उनके कमरे में ही रही। इस दौरान मारिया और जेरोम ने कई बार उसी कमरे में शारीरिक संबंध बनाए जहां लाश थी। कुछ समय बाद दोनों नजदीकी शॉपिंग मॉल गए जहां से उन्हें पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदे। घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश को 300 टुकड़े किए। शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर आम गांव की तरफ निकले। रास्ते में पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर बाइक में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिस समय दोनों लाश के टुकड़े ठिकाने लगाने निकले तो उस समय नीरज का फोन मारिया की जींस की जेब में था। रास्ते में नीरज का फोन बजा तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जेब से फोन निकाला था। जिस समय गलती से उसने कॉल रिसीव हो गया, वो एक कॉल ही हत्याकांड में अहम कड़ी साबित हुआ। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया सबूत को छिपाने और हत्या करने के में भागीदार होने पर 3 साल की सजा हुई, जबकि जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सजा हुई। मारिया को महज 3 साल की सजा होने के खिलाफ कई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग विरोध में उतरे और मारिया की सजा बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने फैसला नहीं बदला। रिपोर्ट्स में भी यही रही कि मारिया को बिग बॉस 5 का ऑफर मिला था, हालांकि वो शो का हिस्सा नहीं बन सकी। जेल से निकलने के बाद मारिया पर मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले शिकायत दर्ज हुई और इस तरह मारिया ने देश भर में पहचान तो बनाई, लेकिन उसका कारण उनका अभिनय नहीं नहीं ये हत्याकांड रहा।